Hello, all of you. I am Dr. Syed Azhar Hussain Rizvi, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. And today's topic in manufacturing science and one is tool wear, tool life, cutting tool material, and cutting fluid. So we'll discuss these four topics today. टूल वेयर करेंगे, टूल लाइफ करेंगे, कटिंग टूल के मटेरियल्स कौन कौन से हैं वो करेंगे और कटिंग फ्लूइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज टूल वेयर। टूल वेयर आपको इस टर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आपका टूल वर्कपीस से कांटेक्ट में आता है एंड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रबिंग एंड ऑल द अदर क्राइटेरियाज टूल घिसने लगता है, क्योंकि वर्कपीस तो हम लोग काट ही रहे हैं, वर्कपीस की हम लोग कटिंग कर ही रहे हैं, मेटल कटिंग कर ही रहे हैं। तो on rubbing और on experiencing friction टूल भी वेयर आउट करेगा। और टूल वेयर आउट जो करता है, टूल मतलब जो घिसता है, वो बेसिकली 5 जो बेसिक वेयर्स हैं, 5 टाइप के जो घिसाव हैं, वेयर्स हैं, उनकी वजह से करता है। तो जो 5 वेयर्स हैं, वो पहला है एब्रेजन वेयर। अब्रेजन वेयर बेसिकली अब्रेड करने को कहते हैं, जब भी कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगेंस्ट रब करता है, जब वह पीस टूल के अगेंस्ट रब करता है तो उस पे स्क्रैचेस देता है, अब्रेड करता है, उसको ग्रेजुअल वेयर करता है टूल पॉइंट पे। और क्लियरेंस जो फेस होता है नीचे वाला, बेसिकली उस पे ही ये वेयर प्रोड्यूस करता है। दिस वेयर इज फाउंड ऑन द कटिंग फेस ऑफ द टूल और क्रेटरिंग। तो अब्रेजन समझ गए आप लोग? जब कोई दो सरफेस आपस में रब करते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को अब्रेड करता है, रब करने के साथ उसका मटेरियल उखाड़ के ले जाता है, दैट इज कॉल्ड अब्रेजन। ठीक है, ठीक है। यस सर। दूसरा है एडहेशन। एडहेशन क्या होता है? एडहेशन मतलब दो मटेरियल आपस में जुड़ना। ठीक है, मतलब जब हाई टेम्परेचर होता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटल क्योंकि हीटेड फॉर्म में हो जाता है, रबिंग की वजह से, हाई टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है घिसने की वजह से। तो क्या करता है, दो मेटल आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। और जब ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं मगर दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, वर्कपीस अपने रास्ते जा रहा है, टूल आगे बढ़ता जा रहा है कटते कटते, तो अगर टूल का मटेरियल वर्कपीस के मटेरियल से जुड़ रहा है तो जैसे ही टूल आगे बढ़ेगा तो वहां से कुछ ना कुछ टूल का पार्ट, एडहेशन जो हुआ होगा वो उखड़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हेलो, सर दोबारा बता दीजिए इसको। दोबारा बताएं। देखिए होता क्या है, जब भी आपका ये टूल है फॉर एग्जाम्पल और ये वर्कपीस से टच होके जा रहा है, ठीक है, इस वर्कपीस को काट रहा है, चिप इधर जा रही है, ये आपका वर्कपीस है, ठीक है। अब जब ये टूल आगे बढ़ेगा तो इस पॉइंट पे ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, टूल और वर्कपीस आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे, मगर टूल क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो टूल मटेरियल यहाँ से उखड़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से एडहेशन वेयर होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ये एडहेशन वेयर है। तीसरा जो टाइप का वेयर, हाँ हेलो बताइए। तीसरा जो टाइप का वेयर है वो डिफ्यूजन वेयर है। डिफ्यूज करना मतलब एक लैटिस दूसरे लैटिस में डिफ्यूज कर जाना। डिफ्यूजन वेयर इज कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल ऑफ द कटिंग एलिमेंट फ्रॉम one lattice point to another. This results in gradual deformation of the tool surface. मतलब डिफ्यूज कर जाना। एडिशन में चिपकता है, डिफ्यूजन में एक मेटल पार्ट दूसरे मेटल क्रिस्टल में चला जाता है, और जैसे ही फिर वही हम बता रहे हैं, ये ग्रेजुअली ही वेयर है। डिफ्यूजन आप लोग जानते हैं क्या होता है? हेलो,
टूटना सर, हेलो, टूटना होता है सर, है टूटना। डिफ्यूजन मतलब टूटना नहीं होता। डिफ्यूज मतलब कोई एक पार्ट दूसरे साथ पार्ट के साथ फ्यूज कर जाए। समझ में आ रहा है? फ्यूज मतलब चिपक जाए। यस सर। समझ में आ रहा है? दिस इज डिफ्यूजन, मतलब उसके सर अंदर वेल्डिंग में यूज किया जाता है सर। वेल्डिंग में यूज किया था। डिफ्यूजन इज एन इंग्लिश टर्म, ये वेल्डिंग में नहीं यूज किया जाता है। डिफ्यूज करना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एक आपका लो कंसंट्रेशन का फ्लूइड है, एक हाई कंसंट्रेशन का फ्लूइड है, तो हाई कंसंट्रेशन वाला लो कंसंट्रेशन में फ्यूज करता है कि नहीं करता? दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो डिफ्यूजन ये होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ चला जाए। क्या लिखा है? caused by the displacement of atom in the metallic crystal of the cutting element from one lattice point to another। एक lattice point से दूसरे lattice point में डिफ्यूज कर जाता है मेटल का कंपोनेंट। दिस रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ द टूल सरफेस। ठीक है। चौथा है केमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक वेयर, मतलब जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट या कटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसकी वजह से केमिकल इरोजन हो जाए, करोजन हो जाए, हमारा टूल खराब होने लगे। क्योंकि भाई वो जो हमारा टूल वो कटिंग फ्लूइड है वो रिएक्ट करेगा टूल मटेरियल से, करेगा कि नहीं करेगा? या इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं वो भी रिएक्ट करेगा, तो वो उस सरफेस को करोड कर देगा, वियर कर देगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेयर दैट इज कॉल्ड ऑन टूल। पांचवा और आखिरी जो वेयर है, मतलब ये कॉजेज ऑफ वेयर है, ये अब्रेजन, एडहेजन, डिफ्यूजन, केमिकल और ऑक्सीडेशन वेयर, दीज आर द कॉजेज ऑफ वेयर ऑफ टूल। मगर वेयर दो ही तरीके के होंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे, क्रेटर वेयर और फ्लैंक वेयर, इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। मगर आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ टूल वेयर, तो आप पहले ये पांचों वेयर लिखेंगे, उसके बाद आप टूल फ्लैंक वेयर और क्रेटर वेयर को एक्सप्लेन करेंगे। पांचवा टाइप का जो वेयर का चीज है वो है ऑक्सीडेशन वेयर। इसमें क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर पे, हमने बताया हुआ है कि जब भी कोई मटेरियल हाई टेम्परेचर पे होता है वो प्रोन टू ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। और ऑक्साइड को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा फोर्जिंग में, फोर्जिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब फर्नेस के अंदर मेटल को हीट करते हैं वो रेड हॉट हो जाता है। देखा होगा ब्लैक स्मिथी में, डिप्लोमा वालों ने भी देखा होगा, रेड हॉट हो जाता है। तो क्या होता है, उसके ऊपर जब वो ठंडा होता है तो उसके ऊपर स्केलिंग आ जाती है, पपड़ियां जम जाती हैं। दैट जी इज सर। बेसिकली ऑक्सीडेशन। और हाई टेम्परेचर पे होता ही होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बाइड इन द कटिंग टूल डिक्रीजेज स्ट्रेंथ। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो स्ट्रेंथ भी टूल की डिक्रीज होगी और एजेस जो होंगी उसकी वेयर आउट हो जाएंगी। द टिप ऑफ द टूल बिकम सॉफ्ट टू फंक्शन एंड फेलियर इज क्विक। इससे क्या होता है, हमारा जो टूल की टिप होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और जब हम उसको कटिंग में लाते हैं तो वो फेल कर जाती है। तो दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ वेयर दैट इज कॉल्ड इन द टूल। अब बात करते हैं जो दो बेसिक टाइप के हमारे वेयर्स हैं, एक फ्लैंक वेयर है, एक क्रेटर वेयर है। फ्लैंक वेयर हम लोग जानते हैं कि हमारे जो टूल है उसके दो सरफेस होते हैं। हम लोग जब टूल बनाते हैं नॉर्मल 2D में तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ऊपर वाले सरफेस को हम लोग रेक सरफेस कहते हैं, और नीचे वाले सरफेस को हम लोग फ्लैंक सरफेस कहते हैं, फ्लैंक सरफेस। ठीक है। तो अब नाम अगर फ्लैंक वेयर है तो ये फ्लैंक सरफेस पे ही होगा। समझ में आ रहा है? मतलब नीचे वाले सरफेस पे ही होगा। तो फ्लैंक वेयर वो फ्लैंक सरफेस पे ही होता है, फ्लैंक ऑफ द कटिंग एज। इनके मेन दो कारण हैं। अभी हम लोग ने 5 कारण पढ़े हैं वेयर के, एडेशन, अब्रेजन, डिफ्यूजन, ये सब।
तो फ्लैंक वेयर के दो कारण हैं मेन, वो क्या है, अब्रेजन और एडहेशन। फ्लैंक वेयर जब भी होगा वो सिर्फ इन दो कारणों की वजह से होगा। दीज आर द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल क्राइटेरियाज फॉर फ्लैंक वेयर, यही कारण है जिससे फ्लैंक वेयर होता है। ठीक है, अभी 5 कारण आपने पढ़े फ्लैंक वेयर के लिए, ये दो कारण जिसकी वजह से जो टूल का फ्लैंक सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, वो वियर आउट होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और Yes, ये sir. एक्सटेंड करता है टूल की टिप तक, और टूल का टॉपलैंड भी इफेक्ट कर देता है। ये बेसिकली अब्रेजन और एडेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि यही वो सरफेस होता है जो फिनिश्ड वर्कपीस से घिसता रहता है। भाई चिप इधर कट के चली जाती है, ये चिप जा रही है, मगर जो हमारा वर्कपीस है वो ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है, वर्कपीस हमारा ऐसे कट के इधर जा रहा है, ये चिप उठ के जा रही है ऊपर। तो ये बेसिकली अब्रेजन और एडहेशन इस सरफेस पे हो रहा है। दैट्स वाई ये हमारा फ्लैंक वेयर अब्रेजन और एडहेशन की वजह से फ्लैंक फेस पे होता है। समझ में आ गया, समझ में आया। Yes, sir. हम लोग नॉर्मली टूल को ऐसे बनाते हैं, मगर यहाँ पे टूल को कुछ इस तरह से बनाया गया है, उल्टी तरीके से। मतलब ये है फ्लैंक फेस और ये है रैक फेस। ये जो ये बनाया है, ये फ्लैंक फेस और ये रैक फेस। ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से होता है, और जो भी न्यूली मशीन सरफेस है वर्कपीस का, वो उसके साथ घिसता हुआ चला जाता है, और टेम्परेचर इसी वजह से बढ़ता है, और उसी वजह से एडेशन और अब्रेजन होता है। इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। दूसरा जो हमारा वेयर है वो क्रेटर वेयर है, क्योंकि फ्लैंक वेयर हमारा फ्लैंक सरफेस पे होता है, क्रेटर वेयर जाहिर सी बात है हमारा रेक सरफेस पे होगा, रेक फेस ऑफ द टूल पे होगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रेटर और डिप्रेशन। क्रेटर बेसिकली क्या होता है, जब हमारा टूल में डिप्रेशन आ जाता है, मतलब डिप्रेशन मींस छोटे से गड्ढा बन जाता है ऊपर की तरफ पर एक सरफेस की तरफ, दैट इज कॉल्ड क्रेटर और डिप्रेशन। इट चेंजेस द चिप टूल इंटरफेस ज्योमेट्री, मतलब चिप और टूल का जो इंटरफेस है, मतलब जो कांटेक्ट है, उसकी ज्योमेट्री को चेंज करता है। वही बेसिकली क्या होता है, फिर से हम डायग्राम वही बेसिक वाला बना रहे हैं आपको बताने के लिए कि ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्क पीस कट के जा रहा है, ठीक है, और ये हमारा चिप है। तो रेक सरफेस से ही चिप और टूल इंटरफेस है, ये जो लिखा है चिप टूल इंटरफेस। तो ये जो हमारी चिप कट के जा रही है, तो वो इसी सरफेस से जा रही है, तो इसकी ज्योमेट्री को वो चेंज कर देता है, और यहाँ पे ये डिप्रेशन कॉज कर देता है, गड्ढा कॉज कर देता है। ठीक है, एंड दिस इज क्रेटर वेयर। समझ में आया। Yes, sir. और इसका मेन कारण जो होता है, भाई हम स्टार्टिंग के दो कारण तो पढ़ चुके हैं, अब्रेजन एडहेजन। तो तीसरा कारण जो है वो है डिफ्यूजन। तो क्रेटर वेयर में जो मेन कारण होता है वो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, फ्लैंक वेयर में अब्रेजन और एडहेशन मेन कारण होता है, और क्रेटर वेयर में डिफ्यूजन मेन कारण होता है। जब चिप का सरफेस टूल से डिफ्यूज करता है, तो जब वो आगे बढ़ता है तो उसको वो अपने साथ लेता हुआ चला जाता है। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना, Hmm. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है. दबी आवाज में बोल लो, हमें लग नहीं रहा है तुम्हें Yes, समझ sir. में आ रहा है। आ रहा सर। आ रहा है, आ रहा। बहुत Yes, Yes, sir. बहुत एहसान। तो ये देखिए क्रेटर वेयर शो किया गया है, ये देखिए ये जो डिप्रेशन शो किए गए हैं यहाँ पे, ये बेसिकली दीज आर ड्यू टू, जब हमारा यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, जब यहाँ से चिप हमारी कांटेक्ट में यहाँ से जाएगी, तो इस पार्ट को क्या करेगी,
जब हमारी चिप यहाँ से कांटेक्ट होके जाएगी तो इस पार्ट से डिफ्यूज होगी और यहीं पे ये डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगी। यहीं पे मटेरियल रेक सरफेस का ये रिमूव करेगी और रेक सरफेस इसका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रेटर वेयर का इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये जो है आपका क्रेटर वेयर, फिर से हम बता रहे हैं, ये आपके रेक सरफेस पे होता है और फ्लैंक वेयर आपका फ्लैंक सरफेस पे होता है। टूल वेयर में कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। आगे बढ़े? हेलो, यस सर। आगे बढ़े। अगला Yes. टॉपिक है टूल लाइफ। तो टूल लाइफ बेसिकली भाई जब तक टूल वेयर नहीं करेगा उस टाइम तक जो भी टूल अपना वर्क करेगा, फंक्शन करेगा कटिंग का, दैट इज द टूल लाइफ। ड्यूरिंग मशीनिंग द कटिंग एज ऑफ द टूल ग्रेजुअली वेयर, धीमे धीमे क्या होता है, जैसे जैसे घिसता जाता है टूल तो उसकी कटिंग एज भी घिसती जाती है, वेयर आउट हो जाती है एंड डज नॉट परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। मतलब जो उसका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म जितना हमें चाहिए, जितना हमें फिनिश चाहिए, जितना हमें स्पीड चाहिए वो नहीं दे पाता है। तो व्हेन द वेयर रीचेस a certain stage that it is said that the tool has lost its utility and its life is over। एक स्टेज ऐसी आती है जिसपे टूल अपनी यूटिलिटी मतलब जो उसका यूज है, जो उसका फंक्शन है वो लॉस कर चुका होता है। तो उसको क्या करते हैं कि उसको हम निकालते हैं, उसको रीग्राउंड करते हैं, मतलब ग्राइंडिंग करते हैं ताकि उसको सरफेस को फिर से ग्राइंड करके प्लेन करते हैं या तो उसको रिप्लेस करते हैं। इट मस्ट बी रीग्राउंड और रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टूल इफ मशीनिंग इज टू बी कंटिन्यू। अगर मशीनिंग हमें करनी है, बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही जो पीरियड होता है, दिस पीरियड ड्यूरिंग विच द टूल कट्स सेटिस्फैक्टरीली, मतलब वो पीरियड जिसमें टूल अपने जो उसका फंक्शन है उसको सेटिस्फैक्टरीली पूरा करता है, दैट पीरियड इज नोन एज टूल लाइफ। और यही एक इवैल्यूएशन है हमारी मशीनेबिलिटी का, कि हाउ द मशीनेबिलिटी ऑफ द टूल इज अफेक्टेड। टूल लाइफ से ही हम मशीनेबिलिटी किसी भी मटेरियल की भी देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द मशीनेबिलिटी ओइंग टू इट्स डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीनिंग। क्योंकि टूल ऐसा नहीं है सस्ते आते हैं, टूल महंगे आते हैं, तो वो मशीनिंग कॉस्ट ऑफ मशीनिंग को भी इफेक्ट करते हैं। टूल लाइफ इज डिफाइंड एज अ टाइम इंटरवल बिटवीन consecutive resharpening between which the tool performs satisfactorily। एक और डेफिनेशन दी हुई है, एग्जाम में जो आप लिखेंगे तो ये डेफिनेशन भी लिखेंगे और ये वाली डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये कुछ है मेजरमेंट के तरीके। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टूल लाइफ क्वांटिटेटिवली आर मशीन टाइम। मशीन टाइम से कर सकते हैं, कितना टाइम मशीन हमारे टूल ने किया। Actual cutting time, average length of the cut per tool edge, average number of identical components machine per tool edge, कितने एक जैसे कंपोनेंट उसने बनाए, और एवरेज वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव या कटिंग स्पीड एट विच द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मशीन टाइम और एक्चुअल कटिंग टाइम इज ऑब्टेन्ड। तो ये बेसिकली 6-7 तरीके हैं जिससे हम टूल लाइफ को एसेस कर सकते हैं। मगर 1907 में 1907 एफडब्ल्यू टेलर ने एक रिलेशन जनरेट किया स्टील्स के लिए। स्टील्स के लिए उन्होंने एक रिलेशन जनरेट किया जिसे ये एक फॉर्मूला इन्हीं ने बनाया एफडब्ल्यू टेलर ने, जिसमें v t टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ठीक है, t जो है वो टाइम है मिनट्स में कि कितने मिनट्स हमारा जो टूल है वो कट कर सकता है, v कटिंग स्पीड है और c एक कांस्टेंट है। ठीक है, n जो है वो कटिंग कंडीशन पे एक्सपोनेंट डिपेंड करता है, जो पावर में n लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। दिस इज द टेलर एफडब्ल्यू टेलर फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द टूल लाइफ फॉर स्टील्स। तो ये इन्हीं ने फॉर्मूला डिराइव किया था। उसके बाद ये आगे है कि ऑल्दो कटिंग स्पीड हैज बीन फाउंड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस, बट हमें पता है स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जब हम मेटल कटिंग की बात करते हैं।
अगर हम ये तीनों पैरामीटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट होते हैं, तो अगर उनके बेसिस पे हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होके ये हो जाती है v t टू पावर n, ये तो कॉमन था पहले भी, d मतलब डेप्थ ऑफ कट टू द पावर x, f इज द फीड रेट टू द पावर y इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फीड और डेप्थ ऑफ कट को भी, x और y जो है एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड कटिंग कंडीशंस है, ये भी अगर न्यूमेरिकल होगा तो उसमें आपको दी होगी। टूल लाइफ अगर पूछेगा तो टूल लाइफ में आप यही सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद FW टेलर का फॉर्मूला लिख देंगे, और अगर फिर लिखेंगे आप, अगर जो है वी आर कंसिडरिंग द डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट देन द इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड एज दिस। न्यूमेरिकल देख लेते हैं टूल लाइफ पे। बात कर रहे हैं इन अ टूल वेयर टेस्ट विद अ हाई स्पीड कटिंग टूल द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ टूल लाइफ आर ऑब्टेन्ड। इतनी इतनी टूल लाइफ हमें मिली, मतलब इतने टाइम, टी जो है, टी इज द टूल लाइफ टाइम। जब 32 मिनट टूल लाइफ मिली जब हमने स्पीड ऑफ कट या कटिंग स्पीड 26 मीटर पर मिनट रखा, और हमें टूल लाइफ 1.6 मिली जब हमने स्पीड बढ़ा दी, जब प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, स्पीड ऑफ कट बढ़ा दी, हमारी टूल लाइफ इतनी कम हो गई। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू निकालनी है और सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है दो इक्वेशन हम बना लेंगे v और t की, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें n और c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो अननोन है तो हमें पता है कि दो हमें लीनियर इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन v t की पावर n इक्वल्स टू c में हम लॉग कर देंगे दोनों तरफ, तो log v प्लस n log t इक्वल्स टू log c हो जाएगा। इसमें हम लोग t और v की वैल्यू, t और v की वैल्यू ऊपर पहली वाली रखेंगे 32, और आपकी क्या नाम है 26, ये रख के फिर अगली इक्वेशन जो होगी हमारी उसमें हम 1.6 और 70 रखेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, n और c की वैल्यू आ जाएगी। इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत? हेलो, न्यूमेरिकल में कोई नो दिक्कत? नो सर। सर, बहुत आसान नो सर, कोई न्यूमेरिकल होते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड ही इसमें आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इफ टेलर टूल लाइफ एक्सपोनेंट n, जो n की वैल्यू है t पावर m में 0.5 दी है और जो कांस्टेंट है 400 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन द कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब इसमें आपका कंपैरिजन दिया है, आपको कंपेयर करना है कि कंपैरिजन दिया हुआ है कि जब आपकी कटिंग स्पीड आधी हो जाए, मतलब v2 बराबर v1/2 हो जाए, तो आपका टूल लाइफ क्या होगा, कितनी इंक्रीज करेगी। तो n और c की वैल्यू दी हुई है, आप फिर से वही करेंगे क्योंकि आपको पता है ये कांस्टेंट के बराबर है, v t पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब v1 t1 टू पावर n इक्वल्स टू v2 t टू पावर n। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे पहले एक रिलेशन निकाल लेंगे टूल लाइफ में, ठीक है, उसके बाद आप n की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे और उसी से आपका परसेंटेज इंक्रीज निकल आएगा। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, क्योंकि हमारी बाद का जो टूल लाइफ है वो ज्यादा है, तो t2 माइनस t1/t1 इंटू 100 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपका 300% इंक्रीज इन टूल लाइफ आ रही है जब आपने स्पीड आधी कर दी। क्योंकि देखिए है क्या, जैसे जैसे आप एक चीज, क्योंकि दोनों चीज प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के, v और t, तो एक चीज अगर आप कम करेंगे तो दूसरी चीज जाहिर सी बात है बढ़ेगी। अगर आप टूल लाइफ कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो टूल लाइफ रिड्यूस कर जाएगी, और अगर आप टूल स्पीड कम कर देंगे तो टूल लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट जनरेशन कम होगा। जैसे स्पीड आप बढ़ाएंगे तो हीट जनरेशन ज्यादा होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, और टूल लाइफ कम हो जाएगी। ये जो न्यूमेरिकल है ये वाला सर है, ये वाला ये नंबर बता दीजिए। है। सर थोड़ा सा एक बार फिर बता दीजिए। थोड़ा सा फिर बता दें, चलिए फिर से बता देते हैं। होता क्या है कि आपका ये सॉरी, ये आपका v t पावर n
इक्वल्स टू कांस्टेंट है एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग। तो मतलब v1 t1 टू द पावर n इक्वल्स टू v2 t टू पावर n होगा। और हमें यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड हमारी हाफ कर दी जाए, मतलब बाद में जो स्पीड हो वो आधी हो जाए। तो जब आधी स्पीड कर देंगे तो v2 इक्वल्स टू v1/2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम v1 भी रखेंगे, v2 को v1/2 कर देंगे। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो t2 आ जाएगा 2 टू द पावर 1/n t1। दोनों तरफ हमने अंडर रूट n रूट ले लिया है। n की वैल्यू 0.5 रख के हमने t2 की वैल्यू निकाल ली। t2 की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स t1। अब परसेंटेज इंक्रीज कुछ भी होता है तो जो बाद वाला जो बड़ा होता है उसको पहले रखते हैं माइनस पहले वाला अपॉन पहले वाली वैल्यू इंटू 100 करते हैं। तो वही इन्हीं ने परसेंटेज इंक्रीज लिख दिया, t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू 100। यहाँ से ये वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप लोग खुद करेंगे ये वाला, इसीलिए हमने इसका सॉल्यूशन भी नहीं भेजा है। आप लोग को पीडीएफ मिल गई है ना ये वाली, यस ग्रुप सर, पे मैंने भेज दी है, ग्रुप पे भेजिए। यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए, 10 मिनट बचे हमारे पास। कटिंग टूल मटेरियल की बात करते हैं हम लोग। तो कटिंग टूल मटेरियल बेसिकली कौन कौन से टूल मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम बेसिकली नाम बताए दे रहे। तो आप लोग इसके बारे में थ्योरी ये पढ़ लीजिएगा। आजकल जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं वो हाई कार्बन स्टील यूज हो रहा है, और आपका जो है हाई स्पीड स्टील, ये नाम सुना होगा HSS, हाई स्पीड स्टील, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें 7% कार्बन 4% क्रोमियम होता है। और ये बेसिकली माइल्ड स्टील, कटिंग माइल्ड स्टील के भी यूज होते हैं, उनकी स्पीड 0.8 मीटर पर सेकंड से 1.8 मीटर पर सेकंड तक होती है। स्टेलाइट भी यूज हो रहा है, कास्ट कोबाल्ट अलॉय। कार्बाइड्स के हम लोग टूल टिप यूज करते हैं। कभी कभी हम टोटल अगर टूल नहीं बना पाते हैं कार्बाइड का तो टूल टिप बनाते हैं, पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं इसको। ये देखिए यहाँ लिखा होगा, आर प्रोड्यूस बाय पाउडर मेटलर्जी। और इनको कार्बाइड टिप्स बनाते हैं, बहुत हार्ड होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो टंगस्टन कार्बाइड पे कर रहे हैं। टंगस्टन कार्बाइड की हम लोग टिप बनाते हैं और टूल के आगे लगा देते हैं। उसके बाद टाइटेनियम कार्बाइड भी यूज कर रहे हैं। अगला मटेरियल जो टूल कटिंग टूल के लिए यूज करते हैं वो सेरामिक यूज कर रहे हैं। सेरामिक जानते हैं आप लोग क्या होता है? सेरामिक सुना है? There is a mixture of compound of Yes, metal sir. and non-metal. हाँ, सेरामिक बेसिकली रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं, अगर मटेरियल साइंस में आपने पढ़ा हो तो। ये जैसे आपके ये वो देखा है आप, Plaster of बेसिंग, Paris. बेसिंग आपके घर में Yes, वॉश sir. बेसिन होता है ना, वो सेरामिक मटेरियल के होते हैं। तो इन सब मटेरियल में भी आप अलग अलग अलॉयज करके और यूज कर सकते हैं। ये क्योंकि हीट रेजिस्टेंट होते हैं तो इनका वेयर धीमा होता है, बट ये सब जगह यूज नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, जल्दी टूट जाते हैं, इनमें टूटने का ज्यादा डर रहता है। अगला जो है वो डायमंड है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और कार्बन कंपोनेंट आप जानते हैं कार्बन का ही बना होता है और बहुत हाई कॉस्ट का होता है। स्मॉल साइज में स्टोन्स होते हैं कि कटिंग एज बहुत शार्प होती है और हाई वेयर रेजिस्टेंट भी होता है। कभी कभी कार्बन डायमंड यूज करते हैं मगर ये ब्रिटल होता है। आखिरी जो सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है, डायमंड तो हार्डेस्ट मटेरियल है ऑन अर्थ क्योंकि ये नेचुरल, मगर जो सेकंड मोस्ट जो है हार्डेस्ट मटेरियल है ये मैन मेड है और इसको कहते हैं तो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। ये सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड के बाद। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यूज करते हैं कटिंग टूल बनाने में। बात करते हैं कटिंग फ्लूइड्स की। कटिंग फ्लूइड बेसिकली आज के अगर लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। कटिंग फ्लूइड बेसिकली वो फ्लूइड होते हैं जो हम लोग ड्यूरिंग कटिंग वर्कपीस और टूल के बीच में डालते हैं। क्यों? कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं? बेसिकली ये ल्यूब्रिकेट करता है हमारे टूल और
वर्कपीस के बीच को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि हमारा जो कटिंग है वो स्मूथली कैरी ऑन होती रहे। दूसरी चीज ये है कि इसका अगला फंक्शन जो होता है वो ये जो है एक्सेसिव हीट जो होती है, जो हीट ड्यू टू फ्रिक्शन या एब्रेजन एडहेशन की वजह से जो जनरेट होती है उसको कम करता है, कूल डाउन करता है, जिसकी वजह से टूल लाइफ बढ़ेगी। अगला फंक्शन जो होता है इसका वो होता है कि जो भी कटा हुआ मटेरियल चिप्स जो कटी हुई और मेटल के फाइन पार्टिकल्स हैं उनको ये अपने साथ फ्लश करके ले जाता है। तो यही बेसिक 3 फंक्शंस हैं, ल्यूब्रिकेट करना, कूल करना और जो हमारे चिप्स हैं और मेटल के फाइन पार्टिकल्स हैं उनको फ्लश करना। ठीक है, तीनों फंक्शन समझ में आ गए? यस सर। इसकी एडवांटेज ये Yes, sir. होती है कि ये वर्कपीस को टूल को कूल करता है, ल्यूब्रिकेट करता है, डस्ट चिपिंग को फ्लश करता है, कूल एडहेशन को रिड्यूस करता है और सरफेस फिनिश को इम्प्रूव कर सकता है, टूल लाइफ को इंक्रीज कर सकता है और हायर कटिंग स्पीड पे भी हम टूल को चला सकते हैं क्योंकि हमारा टूल गर्म नहीं होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? सर हाँ पूछिए। सर अगर फ्लूइड को स्मॉल नोजल से हाई प्रेशर से भी काट सकते हैं ना, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? फ्लूइड को अगर किसी बहुत छोटे स्मॉल नोजल से हाई प्रेशर पर इस्तेमाल किया जाए काटने के लिए। फ्लूइड को यस सर। वाटर जेट मशीनिंग है, यस सर। वाटर Yes, जेट sir. मशीनिंग इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वाटर जेट मशीनिंग जो होती है वो इसी पे ही होती है। वो बहुत ही फाइन नोजल से बहुत ही एक फाइन यानी कि स्ट्रीम ऑफ लिक्विड जो है फ्लूइड हम फ्लो कराते हैं वो कटिंग में इसको यूज करते हैं हम लोग, मगर यहाँ कटिंग टूल की बात कर रहे हैं अभी, वो है आपकी लास्ट यूनिट में है, पढ़ाएंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा फ्लूइड कॉस्टली होता है और इसको दोबारा फिल्टर करना पड़ता है, एक बार यूज करने के बाद रीयूज करने से पहले फिल्टर करना पड़ता है क्योंकि उसके साथ चिप्स और मेटल के फाइन पार्टिकल भी बह चुके होते हैं। और कुछ फ्लूइड जो होते हैं वो हेल्थ रिस्क भी होते हैं, मतलब आपके जो यूज कर रहा होता है आदमी, जो मशीन कर रहा होता है उसकी हेल्थ पे भी रिस्क आ जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कूलिंग मैकेनिज्म क्या है, ये हमने एक थ्योरी भेजी। लुब्रिकेशन मैकेनिज्म क्या है और टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड्स कौन कौन से यूज होते हैं, सिंथेटिक होता है, सॉल्युबल होते हैं, और उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस आधार पे हम कटिंग फ्लूइड को सिलेक्ट करते हैं। ये थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा, तो ज्यादा नहीं है इसमें।